मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत शौक से पाला था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं मुश्किल हालातों में फंस गया था। लगभग रात के 2 बज रहे थे और मैं ट्रेन में एक तरफ बैठा हुआ नींद में खोया हुआ था। अचानक एक डिब्बे में हलचल सी मच गई और लोगों की तरफ से शोर की आवाज आने लगी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया था और मेरी नींद भी गायब हो गई थी। मैं समझ गया था आज फिर किसी मासूम लड़की की इज्जत रौंदी गई होगी। मैं उस डिब्बे में चला गया और लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। सामने एक जवान लड़की फटे हुए कपड़ों में बेहोश पड़ी हुई थी और उसके इधर उधर सारे यात्री जमा थे। लड़की की माँ उसके पास बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वालों को रो रो कर कोस रही थी। मुझे उस औरत की चीखने पर अफसोस होने लगा। वह अपनी बेटी की हालत को संभालने के बजाय उस समय चिल्ला रही थी। मैंने अपनी शर्ट उतारकर उस लड़की पर डाल दी ताकि उसका शरीर ढक सके और जो लोग लड़की को घूर घूर कर देख रहे थे इन सब की नजरों से उस लड़की को बचा सके। पर उसकी माँ चौंक गई और अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस लड़की की माँ ने जब मुझे देखकर जो शब्द कहे थे उनको सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से घायल हो गया था। वह कह रही थी ये लोग मुजरिम हैं और ये लोग खाने पीने की चीजों में नशे की दवाई मिलाकर हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। उस लड़की की माँ ने जब मुझे देखकर जो शब्द कहे थे उनको सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से घायल हो गया था। वह कह रही थी ये लोग मुजरिम हैं और ये लोग खाने की पीने की चीजों में नशे की दवाई मिलाकर बेटियों की इज्जत हमारी रौंद रहे हैं। वह मेरी हमदर्दी को कुछ और समझ रही थी और कहने लगी कि मैं पकड़े जाने के डर से अब उसका शरीर ढक रहा हूँ ताकि इल्जाम मुझ पर ना आ सके। मैं उस औरत के कहे हुए शब्दों पर हक्का बक्का खड़ा रह गया। यहाँ तक कि ट्रेन में मौजूद लोग भी हमें बुरा भला कह रहे थे। हम सब चीज बेचने वाले एक जगह पर खड़े हुए थे और सभी परेशान हो रहे थे कि अचानक इल्जाम हम लोगों पर क्यों लग रहे थे। उसी टाइम ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और इस शोर शराबे में पुलिस ट्रेन में दाखिल हुई और लोगों के बयान के मुताबिक बात हम लोगों पर आ रही थी। पुलिस ऑफिसर हमारी बातें सुने बिना ही हम चिल्लाने लगे। हमारी परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं तो अपने हमदर्दी पर खुद को ही बुरा भला कहने लगा था, क्योंकि दुनिया किसी भलाई करने वाले का एहसान नहीं मानती, बल्कि उल्टा मदद करने वाले पर ही इल्जाम लगा दिए जाते हैं। हम लोगों ने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि कोई हमारी परेशानी तक नहीं समझ पा रहा था। हम गरीब लोग थे, आखिर हम कमाई को ठोकर कैसे मार सकते थे। और इस स्टेशन पर ही हमें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ट्रेन से उतरते टाइम ही मैंने उस लड़की को देखा जिसके साथ यह हादसा हुआ था। वह लड़की होश में आ चुकी थी और रोते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी। मैं अपनी शर्ट लेने के लिए उस लड़की के करीब गया तो उसने कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि मैं सावधान हो गया था। हम सब ट्रेन से उतर आए थे, मगर उस लड़की के शब्द मेरे दिमाग में बैठ गए थे। वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था। मेरा काम खत्म हो गया था और मैं कोई कमाई करने के काबिल नहीं रहा था। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिता दादाजी, हमारे घर में यही काम होता था। सब लोग एक जैसा ही काम करते थे और कारोबार का एक ही रास्ता था कि हम ट्रेन में सवार यात्रियों को खाने पीने की चीज बेचकर अपनी कमाई करते थे। मैं 7 बहनों का इकलौता भाई था। मेरे माता पिता ने मेरी हर डिमांड पूरी की थी। मैं अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा लाडला था क्योंकि मैं 7 बहनों का इकलौता भाई था। इसलिए मुझे अपनी बहनों से भी बहुत प्यार मिला था। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। मेरी 7 बहनें मुझसे बड़ी थी, जबकि बहनों की शादी हो चुकी थी। मुझे अपने पिता और उनके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे यह कोई इज्जत वाला काम नहीं लगता था और न ही इस काम में ज्यादा कमाई हो पाती थी। बस इतना था कि सिर्फ घर का खर्चा निकल जाता था, लेकिन कुछ भी बचत नहीं होती थी। मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाने की कोशिश करते थे कि यह हमारा पारिवारिक कारोबार है। मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी
हमेशा ऐसी ट्रेन में यात्रियों को खाना पीना बेचकर ही कमाई करते थे और कभी हमारे घर में खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन मुझे अपने पिता की यह बात बिल्कुल गलत लगती थी। आजकल लोगों को देखा था कि लोगों के घर में हर चीज मौजूद होती थी। मॉडर्न जमाना हो गया था। लोग ब्रांडेड चीज खाना और ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि हम तो बहुत मामूली से लोग थे। इसलिए मैं अपने आप को गरीब समझता था। इसलिए मैं सोचता था आगे आने वाली जिंदगी में हमारा बिजनेस बदल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि पढ़ाई लिखाई करके अपनी जिंदगी बदलूं, मगर ईश्वर ने मेरी किस्मत में यही काम लिख दिया था। मैं अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता था कि वह मुझे स्कूल भेज दें, लेकिन मेरे पिता ने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मुझे 7वीं क्लास तक की स्कूल भेजा था। फिर भी मैं बहुत जिद करके अपने पिता से हाई स्कूल तक पढ़ने की जिद कर रहा था। हाई स्कूल तक मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ाना चाहते थे। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में हाई स्कूल तक पढ़ा था। जब तक मैं हाई स्कूल पास किया, मेरे पिता ने मुझे किसी काम की जिद नहीं की थी। मैंने बोर्ड के एग्जाम तो दिए, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया था। मैं खुद भी परेशान हो गया था, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल जाता था और ट्यूशन के लिए कभी मेरे पिताजी राजी नहीं हुए थे, और न ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर ट्यूशन चला जाता। पढ़ाई में कमजोर था, इससे मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। मेरी उदासी और परेशानी को देखकर मेरे पिताजी ने मुझे तसल्ली दी और फिर से एग्जाम देने के लिए कहा। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि कभी मेरी जिंदगी में इस बात को लेकर पछतावा रहे कि मेरे माता पिता ने मुझे परमिशन दी। तो मैं फिर से मेहनत करना शुरू कर दी, मगर मेरे भाग्य में ही शिक्षा नहीं लिखा था। अगली बार भी बोर्ड के एग्जाम से कुछ दिन पहले ही मैं अपने छत से अचानक पैर फिसलने से नीचे गिर गया। भगवान का शुक्र था कि उसने मेरी जिंदगी लिख दी थी। वह हादसा मेरे लिए इतना खतरनाक था कि मेरी जान तो बच गई और मुझे ठीक होने में लगभग 1-1.5 महीना लग गया था। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से आराम बताया था और मैं चाहकर भी अपने एग्जाम नहीं दे पाया था। मेरा दिल इस हादसे के बाद से ही बहुत बुरा हो चुका था। उसके बाद मुझे माता पिता ने पढ़ने को कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे पिता मुझे पढ़ाई करने के लिए मना तो करते थे, लेकिन जब मैं जिद किया करता था तो वह मेरी हाँ में हाँ मिला दिया करते थे, क्योंकि मैं उनका इकलौता लाडला बेटा था और वह मेरी हर बुरी बात को भी अच्छा समझ लिया करते थे। मैंने इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी किस्मत में वही काम था जो मेरे परिवार में होता आया था। इसलिए मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता, मैं शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था। अगर मैं अपने फैसले पर अटल रहता तो शायद पढ़ लेता और एक दिन कामयाब भी हो जाता, मगर मैं हार मान गया था और मैं अपने पिता की मेहनत की कमाई इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं कुछ रिकवर हुआ और घर से निकला था। मैंने अब अपनी किस्मत को अच्छा समझना शुरू कर दिया था और अपने काम में इंटरेस्ट लेने लगा था और खूब दिल लगाकर अपना काम शुरू कर दिया था। मैं रोज रात को समोसे बनाकर ट्रेन में सवार हो जाता और तेज आवाज में गरम समोसे करके हर यात्रियों को गरम समोसे बेच देता था और पैसे कमाता था। हमने इसी कमाई से अपने किराए के मकान को अपना कर लिया था। हमारा घर बहुत छोटा था, मगर फिर भी हालात किसी न किसी तरह से गुजर ही रहे थे। मेरे पिताजी ने मेरी बहनों की शादियां भी मामूली तौर से कर दी थी और हम बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी 7 बहनें भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ट्रेन का लंबा सफर करते हुए हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। जब मैं अपनी कमाई से खुश होने लगा था, तब मेरा काम बंद हो गया, क्योंकि अचानक ट्रेन में एक हादसा होने लगा कि सभी डरने लगे और ट्रेन पर यात्रियों की तादाद भी कम होने लगे थे। मैं पहले तो समझ नहीं पाया, मगर जब मुझे हालात बुरे होते नजर आए तो अंदाजा हो गया था और मेरा दिल बुरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि ट्रेन में लगभग रोज किसी न किसी लड़की के साथ गलत काम होने लगा था। पहली बार जब ऐसा हुआ तो लोगों ने लड़की को भी बुरा भला कहा था और कुछ लोगों ने कह दिया कि वह लड़की बार बार वॉशरूम की तरफ जा रही थी, जिससे उसके साथ वह हादसा हो गया। लोगों ने लड़की को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। न जाने वह लड़की कैसी थी कैसी नहीं, इस बारे में तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यह पहला हादसा था।
मगर मैं उस लड़की को देखकर चौंक गया था क्योंकि वह बुरी तरह से रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। मेरा भी कसूरवार है, मैं भी दुनिया अच्छी और मैं ट्रेन में सवार हर अच्छे बुरे इंसान को देखा था। अगर उस लड़की की इच्छा से हुआ होता तो वह इतनी डरी सहमी नहीं होती। वह लड़की पूरी तरह से सहमी हुई थी और उसने डर से शोर मचा दिया था, जिसकी वजह से सबको पता चल गया था कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था। मगर उस लड़की पर इल्जाम लगा, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने ट्रेन में मौजूद गलत मर्दों को भी बुरा भला कहा था। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था और फिर वह फैमिली अपना स्टेशन आने पर ट्रेन से उतर गई थी। उस दिन वह बात काफी फेमस हो गई थी। मेरा दिल इस लड़की के लिए बहुत अफसोस करने लगा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे लगा यह बात कुछ टाइम के बाद दब जाएगी, मगर अगली रात फिर से ट्रेन पर वही हादसा शुरू हो गया। उसके बाद एक पर एक लड़कियों के साथ ऐसे हादसे ट्रेन में हो रहे थे और रोज ट्रेन में हंगामा होता जा रहा था और किसी न किसी लड़की की इज्जत के साथ रोज खिलवाड़ होने लगा था। हर शहर के ढेरों यात्रियों में से आरोपी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, मगर यह तय हो गया था कि यह जो कोई भी था, वह रोजाना ट्रेन में यात्रा कर रहा था या फिर वह ट्रेन पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल में से ही कोई एक था। हर बार लड़की ट्रेन के वॉशरूम में ही पाई जाती थी और उसकी हालत बहुत सीरियस होती थी। अब लगातार इस हादसे पर यात्रियों ने पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था और पुलिस भी परेशान हो गई थी कि ट्रेन में लगातार होशियार रहकर भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रह जाती थी। रात को यात्रा करने वाले लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता था तो उन लोगों को रोका भी नहीं जा सकता था। यात्रियों की बात तो यह थी कि ट्रेन में तो वॉशरूम और ट्रेन के दरवाजे के आसपास काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, फिर भी यह हादसा हो जाता था। वह जो कोई भी था बहुत ही होशियारी से इस काम को कर रहा था। यात्रियों में डर पैदा होने लगा था और ट्रेन में चारों तरफ लोग इसी हादसे के बारे में बातें करते हुए पाए जाते थे। जो लोग गरीब थे और वो लोग बस या किसी और सवारी से यात्रा करने की उनकी हैसियत नहीं थी, उनकी मजबूरी थी कि वो ट्रेन में यात्रा करें। मगर रोज या लगातार लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे थे, ये सब मुझे भी बुरा लग रहा था और मैं चाहता था कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए। मगर आरोपी को तो क्या पकड़ते, बल्कि उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा दिया गया था और हम जैसे सामान बेचने वाले गरीब लोगों को इस हादसे की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। मेरे होश तो जब उड़े थे जब अचानक एक लड़की से हमदर्दी के चक्कर में सबके सामने मैं अपनी शर्ट उतारकर उसके शरीर को ढक दिया था। बस तब से ही इस हादसे का इल्जाम हम लोगों पर लगा दिया गया था जो रोजाना चीज बेचने के लिए ट्रेन पर सवार होते थे। सबको यही शक था कि हम चीज बेचने वाले में से ही किसी एक की ये हरकत थी, क्योंकि हर बार जब लड़कियों के साथ यह हादसा होता था तो वह बेहोश होती थी, इसलिए सबको लगता था कि हरकत हम में से किसी की है। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद बेहोशी की दवा मिलाकर किसी लड़की को खाने पीने की चीज हम में से ही कोई दे सकता था। मगर ये हम सब के लिए परेशानी की बात थी कि कसूरवार कोई भी हो सकता था, मगर इस बात का अगर हम पर इल्जाम लग जाता तो हमारी 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती। पहले तो शायद हमें ट्रेन में ही न चढ़ने दिया जाता और अगर फिर भी किसी तरह से हम चले भी जाते तो शायद अब हमसे कोई भी ट्रेन यात्री कुछ लेकर नहीं खाता और हमारा काम तो समोसा और सामान बेचकर ही चलता था। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब यह बात हम सब लोगों पर आई तो पुलिस ने हमें सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि इस हादसे के बाद से ट्रेन में यात्रियों की तादाद बहुत कम होने लगी थी और इस बात का असर ट्रेन से होने वाले रेलवे के फायदे पर भी हो रहा था। वह भी शायद ठीक फैसला कर चुके थे, मगर हमसे कई लोग घबरा गए थे और हमारी चीज भी खरीदने से मना करने लगे थे। लोगों का हम पर से विश्वास उठता चला जा रहा था। हम लोगों से रिक्वेस्ट करके उन्हें अपनी चीज देते थे, लेकिन फिर भी वह लेने से इनकार कर देते थे और उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ था। मगर तब ट्रेन से उतरते हुए मैंने सुना वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि रात को उसे अपना सर अचानक ही चकराता हुआ महसूस हुआ और उसका जी भी मचलने लगा। जब उसके पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगी तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ भागी तो वहां 2 मर्द जो काले कपड़े पहने हुए थे
और काफी लंबे चौड़े थे। उन्होंने उसे दबोच लिया था और उसके बाद उस लड़की ने ना जाने क्या कुछ बताया होगा, मगर मेरे दिमाग पर काले कपड़े पहने दो मर्द ही घूमने लगे थे। मुझे यकीन होने लगा वह जो कोई भी था मगर हम में से नहीं थे। आखिरकार हम जैसे गरीब लोग अपनी कमाई पर इस तरह से ठोकर नहीं मारते, क्योंकि हमारे घर का सारा खर्चा हमारे इस काम से चल रहा था। तो फिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते थे? न जाने वह ऐसा क्या करते थे कि लड़कियां खुद उठकर वॉशरूम की तरफ भागती थी और उनका शिकार बन जाती थी। मगर मैं यही बात किसी को भी कहता तो सुनने वाला यही कहता कि मैं खुद को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। डीआईजी साहब और पुलिस ने खुद को इंक्वायरी से बचाने के लिए लड़की का बयान सुनकर भी यही कह दिया कि सामान बेचने वाला ही कोई है जो काले कपड़े पहनकर लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। इसी तरह बहुत आराम से हमें रास्ते से हटा दिया गया और इंक्वायरी करके वे लोग आजाद हो गए थे। मगर कोई नहीं जानता था कि उनका यह लापरवाह फैसला आने वाले टाइम में कितनी बड़ी मुश्किल और परेशानी खड़ी करने वाला था। फिलहाल ट्रेन पर हुए हादसों की अफवाहें लोगों में हर तरफ फैल गई थी। लोगों के दिलों में अपनी जवान बेटियों को यात्रा कराने से डर लगने लगा था और नाम हमारा ही लगा था कि हम लोग खाने पीने की चीज बेचने वाले ही ये हरकत कर रहे थे। हमें जो भी जानने वाले लोग मिलते थे उल्टे सीधे सवाल करते थे। मैं जब काम पर जाना शुरू हुआ तभी मेरी माँ ने हमारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया था और जब से ये हादसा होना शुरू हुआ था मेरी शादी की तैयारी भी शुरू होने लगी थी। मेरा घर तो पूरा इसी समोसे की कमाई से ही चलता था। मजबूरन मेरी माँ को मैंने समझाकर शादी कुछ महीने के लिए रुकवा दी थी। मेरी माँ इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वह घबराई हुई थी क्योंकि जब मेरे हालात देखकर माँ ने मेरी शादी रोकी तो मेरे ससुराल वाले भी शक में पड़ गए थे। मेरे ससुर ने दबे दबे शब्दों में ये भी कह दिया कि शायद अब मुझे दोबारा काम नहीं मिलेगा। सच तो ये था कि लोगों ने जब से अफवाहें सुनी थी तब से ही वे लोग परेशान रहने लगे थे और उनको वह सताने लगा था कि लड़की वालों को ऐसा लगता था कि उनकी बेटी के लिए मुझ जैसा लड़का ठीक नहीं रहेगा। वह लोग मुझे ऐसा लड़का समझ रहे थे, न जाने मेरा कैरेक्टर भी ठीक है या नहीं। मेरी माँ को डर लग रहा था कि कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए और मैं इस परेशानी में चला गया था कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। ट्रेन में होने वाले इस हादसे का मामला कहाँ तक पहुंच चुका था इसकी भी कोई खबर नहीं थी। मैंने सारे पैसों से समोसे बनाकर अस्पताल के बाहर और स्कूल के बाहर बेचना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये सब करके मुझे आसानी होगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि पहले तो मुझे कहीं पर भी खड़े होने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। मैं जहाँ भी खड़ा होता वहां से लोग मुझे हटा दिया करते और जब मुझे स्कूल के बाहर जगह मिल गई तो स्कूल के लोगों ने मेरे बनाए हुए समोसों को कोई अहमियत नहीं दी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की मैं वहां खड़े होकर समोसे बेच सकूं, मगर रोजाना ही मेरे समोसे वेस्ट हो जाते और मैं उनको बचाकर घर ले आता और उनको ऐसे गरीबों में बांटना पड़ता। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। मुझे फिर से वही गम सताने लगा कि काश मैं पढ़ लिख जाता तो आज मुझे ये वक्त नहीं देखना पड़ता। ट्रेनों में सालों से चलने वाला हमारा बिजनेस भी अचानक से बंद हो गया। शायद मेरी किस्मत ही बुरी थी, मेरा कहीं भी काम नहीं लग रहा था। मैंने कई जगह नौकरी करने की तलाश की लेकिन कहीं नौकरी का बंदोबस्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि नौकरी के लिए भी जान पहचान की जरूरत होती है। मेरे पिता का और मेरा सारा काम ट्रेन में ही होता था, जिसकी वजह से हम किसी को जानते भी नहीं थे। घर में अब भूखा रहने की नौबत आ चुकी थी। मेरे ससुराल वालों ने भी हमसे रिश्ता खत्म कर दिया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी। मेरी माँ टेंशन की वजह से बीमार रहने लगी। मेरे पिता भी सर झुकाकर एक कोने में बैठे रहते। मैं भगवान से अपने लिए यह दुआ मांगने लगा। मैं चाहता था ट्रेन में जो जुर्म हो रहा है उसका आरोपी पकड़ा जाए, क्योंकि सबकी वजह से मेरा कैरेक्टर भी मेरे जानने वालों में फेमस हो गया था और मेरी इज्जत पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे थे। मुझे अपना रिश्ता टूटने से ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरा रिश्ता खत्म होने की वजह ट्रेन में हुए वह हादसा था, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई कसूर नहीं था। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए और हमेशा मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया। वैसे भी इज्जत सिर्फ लड़कियों की ही नहीं होती, जो लड़का शरीफ होता है उसे भी ऐसे ही अपने कैरेक्टर और इज्जत की परवाह होती है। मैं भी अब चाहता था कि हम चीज बेचने वालों का नाम इस
लिस्ट से हट जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि हम जैसे गरीब लोगों का इस हादसे में कोई कसूर नहीं था। मैंने सारी रात रो रो कर भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना की, वह कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने मोबाइल पर जो न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ ने मुझे हिलाकर रख दिया। न्यूज़ में लिखा था कि ट्रेन में काफ़ी कुछ टाइम से लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है और उसका इल्ज़ाम ट्रेन में चीज बेचने वालों पर लगाया गया था। पुलिस और रेलवे स्टाफ ने सब चीज बेचने वालों को ट्रेन से निकाल कर अपनी तरफ से मामला खत्म कर दिया था। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद यात्रियों में अजीबोगरीब बातें सामने आने लगी। पहले तो लड़कियों की इज्जत खराब करके छोड़ दिया जाता, मगर अब लड़कियां गायब होने लगी थी। शुरू में यात्रियों को इस बात की समझ नहीं आई और लड़कियों के गायब होने पर उनको भाग जाने या रास्ता भूल जाने का नाम दे दिया। मगर जब यह काम रोज इसी तरह से होने लगा तो लोग समझ गए कि पहले जो लड़कियां इज्जत लूट रहे थे, अब वो रातों रात लड़कियों को किडनैप भी करने लगे। हम चीज बेचने वालों का नाम भी अब साफ हो गया था और लोग भी अब समझ गए थे कि ये गलत काम करने वाले आरोपी कोई और ही है। जो अभी ट्रेन पर सवार हो रहे है वही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं काफी देर तक हाथ में मोबाइल लेकर न्यूज़ देखता रहा। मामला इतना बढ़ चुका था या पुलिस को भी खबरदार होना पड़ा और इस मामले की जांच करनी पड़ी। ट्रेन पर मर्द या फिर बड़ी उम्र की औरतें ही यात्रा करती थी। लोगों ने लड़कियों को ट्रेन में लाना छोड़ दिया था जो उनकी जवान लड़कियां थी। इस हादसे को 3 महीने गुजर गए थे मगर आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था और जो लड़कियां गायब हुई उनके बारे में भी कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस ने फिर से उन लड़कियों से सवाल किया जो पहले ट्रेन में हादसे का शिकार हो चुकी थी। तब उनमें से काफी सारी लड़कियों ने एक जैसी ही बात कही जिसको सुनकर पुलिस भी चौंक गई थी। उन लड़कियों ने बताया कि ट्रेन में उनके साथ गलत काम करने वाले मर्दों ने उनकी गंदी वीडियो बना ली थी और उन वीडियो को लड़कियों को दिखाया जाता और उनको डरा धमकाकर उनके मोबाइल नंबर ले लिए जाते थे। बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके फोन से अपना बिजनेस चलाने लगे थे और लड़कियों को 15-16 दिन के बाद किसी जगह पर एड्रेस देकर उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें रात भर के लिए किसी न किसी के हवाले करके उनसे पैसा कमा रहे थे। लड़कियों से उन जगहों के बारे में पूछा गया जहां पर वह लड़कियां उनको बुलाते तो उन्हें नॉर्मल शाही रेस्टोरेंट या फिर होटल के रूम में बताया जाता था जिससे कुछ भी पता नहीं चल सका। इस केस को चलते हुए जब कुछ महीने गुजर गए और सबूत नहीं मिले तो लोग मायूस होने लगे थे। इन हादसों पर अब लोग पढ़ते पढ़ते थक चुके थे। लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे थे जब अचानक एक दिन पुलिस वालों को एक अनजान कॉल आई जो कि गुम होने वाली लड़की ने की थी। वह लड़की कुछ महीने पहले ट्रेन से ही गायब हो गई थी। उस लड़की ने पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताया जिससे यह पूरा केस सुलझ गया और आरोपी तक भी आसानी से पहुंचा जा सका। पुलिस वाले इस कॉल पर फौरन ही खबरदार हो गए और बहुत खामोशी से लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए थे। कुछ दिनों बाद पूरी बात खुलकर लोगों के सामने आ गई थी और लोगों पर लड़कियों के गायब होने और उनके साथ जो गलत किया जा रहा था उसे पूरे केस की जो सच्चाई खुली वह सबके होश उड़ा गई थी। लोग खबरों में सब देखकर घबरा गए थे। मैं भी अफसोस से सारी डिटेल देख रहा था। पुलिस वालों को इस लड़की ने एक कोठी से कॉल की थी। वह 2 मर्द हर बार काले कपड़े पहनकर ट्रेन में सवार हो जाते थे और रात को चलती हुई ट्रेन की लड़कियों और सोए हुए यात्रियों को इस बात की खबर नहीं हो पाती थी। वह काले कपड़ों वाले मर्द रात को अपना काम करते, लड़कियों की हालत लोगों के सामने आती, तब तक वह फरार होकर भाग चुके होते और कोई उनको पकड़ भी नहीं सकता था। वह खुलेआम अपना काम कर रहे थे। लड़कियां भी उनके बारे में कुछ नहीं जान सकती थी और वे मर्द बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते रहते थे। तभी लोगों के सामने बदनाम होने के डर से उन्होंने अपना मुंह बंद किया हुआ था। वह लड़कियां ब्लैकमेलर के कहने पर खाने पर अपने परिवार वालों को बेहोशी की दवा देकर सुला देती थी और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर अपने आप को नीलाम कर देती थी। ये सब जैसे छुपाकर और खामोशी से चल रहा था। शायद कभी किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, मगर जब लड़कियों के गायब होने की खबर लोगों में फैलती गई तो पुलिस की मदद करने के ख्याल से और लड़कियों ने पुलिस को यह सारा सच भी बता दिया था और लड़कियों के सच बताने के बावजूद पुलिस वालों को उन ब्लैकमेलर तक पहुंचने में नाकामी का सामना ही करना पड़ा था।
मगर फिर एक दिन गायब होने वाली लड़कियों में से एक हिम्मत वाली लड़की ने मौका पाकर किसी का मोबाइल हाथ में आते ही पुलिस का नंबर मिलाया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। उससे पुलिस को कम शब्दों में ही इस कोठी के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह ट्रेन में किडनैप होने वाली लड़कियों में से एक लड़की है। पुलिस ने लड़की के बताए हुए कोठे पर जब अचानक से छापा मारा तो कोठा चलाने वाले सारे मर्द और औरतों को पकड़ लिया गया जो इस काम में शामिल थे और उन्हीं में से वो 2 मर्द भी शामिल थे जो ट्रेन में लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहे थे। कोठे में से वे सब लड़कियां मिल चुकी थी जो ट्रेन पर यात्रा के दौरान किडनैप कर ली गई थी। एक ही परिवार के मर्द और औरत मिलकर ये धंधा चला रहे थे। वह अपने पास के इलाकों की लड़कियों पर हाथ डालकर लोगों की नजर में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन में यात्रा करने वाली लड़कियों को सेलेक्ट किया। वह बाद में और लड़कियों से सारे इंफॉर्मेशन लेते और फोन पर ही सारा मामला तय करके और लड़कियों को उनके शहरों के मर्दों को बेचकर पैसा कमाने लगे थे। मगर फिर इस चीज से भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने लड़कियों को किडनैप करके एक खुफिया कोठरी में बंद करना शुरू कर दिया और जब लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी तो उन्होंने उस कोठरी को बड़ा सा कोठा बनवा दिया और वहां पर लड़कियों का कारोबार करते। मैंने एक छोटी सी दुकान कर समोसा बनाकर बेचने लगा। मैंने यह काम गर्मियों में शुरू किया था। मैंने अपनी दुकान पर समोसे के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन वगैरह हर चीज के आइटम रख लिए थे और इसी तरह से मेरी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी। मेरी इस दुकान को बनाने में उम्मीद से भी ज्यादा मेरे पैसे आने लगे थे। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी जिंदगी पलट कर रह गई थी। मेरे समोसे इतने फेमस हो गए थे कि लोग मेरी दुकान पर समोसे खाने के लिए आते थे और फिर कुछ महीनों बाद जब मेरी आमदनी और ज्यादा होने लगी तो मैं छोटी सी दुकान को बड़ा सा कैंटीन कर लिया जहाँ पर लोग बैठकर समोसे और चाय पीने लगे थे और कोल्ड ड्रिंक के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीते और आइसक्रीम के मौसम में आइसक्रीम खाते और मैं अपने कैंटीन में 2 नौकर भी रख लिए थे जो कस्टमर को समोसे सर्व करते। अब धीरे धीरे मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था। इस तरह से मेरी शादी भी एक अच्छी और समझदार लड़की के साथ हो गई थी। मेरे बच्चे भी हो गए। अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं अपनी फैमिली और पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही रोज कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।